हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ठाकर से क्लासेस। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि चल में मैं आपके लिए 15 से 20 मिनट का डेली एक वीडियो डालता हूं जो दोस्तों अपने इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी बंदे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप डेस्कटॉप पर देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन अपना विद्युत धारा की दिशा होती है। तो दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा जो होती है तो उसको कैसे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं, ठीक है। तथा इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, एम्पियर होती है, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों, आप सबको बताना चाहूंगा कि विद्युत धारा होती है ना, तो दोस्तों विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। किसी एक दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा होती है। तो इन्होंने क्या पूछा है, विद्युत धारा की दिशा किधर होती है। तो दोस्तों, विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन दोस्तों अगर सपोज आपको पूछता है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जिसपे क्या होता है माइनस चार्ज होता है, उनकी दिशा क्या होती है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की सदैव दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। लेक-लांची सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब जो अपना लेक-लांची जो सेल होता है दोस्तों प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है, जिसे प्राइमरी सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो पूछना चाह रहा है कि उसके अंदर में कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा द्रव, कौन सा विलयन भरा होता है। तो दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, यह काय में भरा होता है, लेक-लांची सेल में भरा होता है, जिसका वोल्टेज कितना होता है दोस्तों 1.4 से लेके 1.5 वोल्ट होता है। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। 230 वोल्ट से जुड़ा एक हीटर 4.25 एम्पियर लेता हो तो उसके द्वारा ली गई शक्ति क्या होगी। तो हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो दोस्तों, P बराबर क्या होता है, VI होता है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे वोल्टेज कितना 230 दिया हुआ है और एम्पियर कितना दिया हुआ है 4.25 दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम इसका मल्टीपल जब कर देंगे है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 977.5 वाट इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो अपना पावर होता है दोस्तों, इसकी इकाई क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, दो पोलों के बीच की अधिकतम दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो अपना 11 kV 33 का जो पोल होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, अधिकतम इन्होंने बताया दोस्तों 67 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अनुसार जो क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक आदर्श अल्टरनेटर की दक्षता होती है। तो इन्होंने दोस्तों आइडियल अल्टरनेटर मतलब कि आदर्श अल्टरनेटर की दक्षता पूछी है। तो हमें क्या लगाना होगा, 100% लगाना होगा। अगर दोस्तों हमें हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, जो क्या होता है दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, अगर उसकी आपको दक्षता पूछता है तो उसका भी क्या लगाना है दोस्तों, जो अपना जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता 98% होती है। लेकिन अगर आपको सपोज बोलता है कि आदर्श आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो आपको उसकी कितना लगाना है, 100% लगाना है दोस्तों। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के भीतर चलती है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो अपना मैग्नेट होता है वह क्या होता है, उसमें दो पोल होते हैं। कौन सा, नॉर्थ साइड और एक होता है साउथ, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो दोस्तों, जो चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर जाती है, चुंबक के बाहर, है ना, चुंबक के बाहर। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, भीतर मतलब कि उसके अंदर में पूछा है। तो दोस्तों, जो अपना चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर में दोस्तों क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपना दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपने घरों आजू बाजू में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। जो क्या होता है दोस्तों, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जिनमें क्या होता है दोस्तों 11 kV मतलब कि 11,000 वोल्ट दी जाती है, तथा आउटपुट में क्या होता है 440 वोल्ट, है ना, कितना होता है 440 वोल्ट हमें सप्लाई मिलती है। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर से हमें सप्लाई मिलती कितनी मिलती है, 440 वोल्ट मिलती है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफार्मर होता है सेकेंडरी में क्या होगा दोस्तों, स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड होगा। क्योंकि हमें क्या होता है दोस्तों, एक न्यूट्रल भी लेना होता है। जो घरों की सप्लाई होती है उन्हें 3 फेज से न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो अपना स्टार कनेक्शन होगा दोस्तों, उसमें हमें 3 फेज RYBN ये जो बीच का जो कॉमन करेंगे उससे क्या कर देंगे, न्यूट्रल निकाल देंगे। तो ठीक है, इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग
काय में जुड़ी होगी, स्टार में जुड़ी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, निम्न में टार्क का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों टार्क जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चन है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते परंतु चुंबकीय बल रेखाओं की चुंबकन संख्या को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जो अपने मैग्नेट होता है ना, उनमें 3 टाइप के बताया गया पदार्थ। एक होता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, सेकंड होता है पैरामैग्नेटिक पदार्थ और थर्ड होता है डायामैग्नेटिक पदार्थ। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि वह कौन सा पदार्थ जो चुंबकीय रखने पर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ा देता है। तो वह कौन सा होता है दोस्तों, अपना पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक पदार्थ होता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक सामान्य विद्युत लैंप विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा, आपने लैंप देखा होगा जिसमें क्या होता है, टंगस्टन का तंतु बना होता है, जो बोलते हैं फिलामेंट, टंगस्टन को W से दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो अपना लैंप होता है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत के कौन से प्रभाव पे कार्य करता है। जैसे कि आप सबको पता होगा, रासायनिक प्रभाव होता है, एक विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है, एक ऊष्मीय प्रभाव होता है, गैस मतलब किरण प्रभाव होता है ना दोस्तों। तो इसके अंतर्गत इसमें से कौन सा प्रभाव आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या आता है, ऊष्मीय प्रभाव पे वर्क करता है। जो अपना लैंप होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे वर्क करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से वैद्युतिक मशीनों की ताम्र क्षति मतलब ताम्र लॉस है ना, ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो लॉसेस होते हैं आई स्क्वायर मतलब करंट का स्क्वायर हो जाता है इनटू के आर मतलब कि रेजिस्टेंस हो जाता है दोस्तों। तो ठीक, इसका आंसर यह आ जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा संयोजन में फेज करंट बराबर होता है। तो दोस्तों इन्होंने हमें क्या पूछा है, डेल्टा संयोजन में पूछा है ना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा लाइन करंट अपॉन के √3। मतलब कि इन्होंने क्या पूछा दोस्तों, फेज करंट पूछा। तो IPH इज इक्वल टू लाइन IL लाइन करंट अपॉन के √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह डेल्टा कनेक्शन में होता है। और दोस्तों डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है ना, फेज वोल्टेज होता है ना। डेल्टा कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है दोस्तों, लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों, लेगिंग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं। जो अपना लेगिंग होता है मतलब कि पीछे मतलब कि नीचे मतलब कि बोलना चाहिए दोस्तों गिरा हुआ है ना, तो उसको सुधारने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो दोनों हमें किस चीज़ का उपयोग करना पड़ता है, कैपेसिटर का यूज़ करना पड़ता है, ताकि उसका जो पावर फैक्टर हो दोस्तों वह मेंटेन रहे। और वह क्या होता है दोस्तों 0.8 हो सकता है, 0.9 या फिर यूनिटी। अगर यूनिटी तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, इसीलिए हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए जो अपना कैपेसिटर होता है उसको लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन वेव का समकोण पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। तो साइन वेव का जो समकोण पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा दोस्तों, वह कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यदि एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग चलते समय ओपन हो जाए। तो दोस्तों यह बोलना चाह रहा है कि जो अपनी डीसी शंट मोटर होती है, अगर उसका वाइंडिंग का तार टूट जाए चलते समय तो क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करता हूँ मैं, आपको पहले जो डीसी शंट मोटर होती है उसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये अपनी जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होता है दोस्तों, पतले तार तथा अधिक टर्न की होती है तथा उसी के समांतर क्रम में क्या होता है, आर्मेचर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। और ये दोस्तों जो ये बनाए हुए ब्रशेस जो काय के बने होते हैं, कार्बन के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये इधर में हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीसी सप्लाई है ना, दे देंगे है ना। तो ये देखो ये करंट आगे जाएगा, IL आ जाएगा लोड करंट, और ये हो जाएगा दोस्तों IA इंटू के RA हो जाएगा। और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, RSH मतलब कि शंट फील्ड हो जाएगा। और इधर में देखिए यहाँ पे क्या चल जाएगा, ISH मतलब इधर में करंट जाएगी ना, है ना, ISH। ठीक है, आप समझ जाइएगा है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि सपोज अगर ये अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ से ब्रेक हो जाए, कहाँ से, यहाँ से टूट जाए, तो वो क्या होगा। तो दोस्तों मोटर क्या होगा, जो अपनी मोटर है उसका क्या होगा, मोटर की जो गति दोस्तों बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जो अपना लगा हुआ करंट है, वोल्टेज और जो अपना डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा डायरेक्ट दोस्तों क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग में न जाती हुई क्या करेगा, वो डायरेक्ट आर्मेचर को दे दी जाएगी है ना। तो ये तो क्योंकि जो अपना रेजिस्टेंस है ना वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा है ना, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है क्योंकि वह पतले तार की होती है।
लेकिन दोस्तों मोटर की गति तो बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो मोटर क्या हो जाएगी, अपनी जल भी जाएगी, आर्मेचर जो है जल जाएगी, क्योंकि जो लगाया हुआ जो अपना वोल्टेज करंट में जो डीसी सप्लाई दोस्तों उसका मान हम तो दे ही रहे हैं ना, तो वहाँ रजिस्टेंस होने के कारण, क्योंकि आप सबको पता है कि जो अपना आर्मेचर होता है उसका जो रजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोल रहे हैं। चालकों की श्रेणी बी का कार्यकारी तापमान होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि मैंने इसके पहले भी आप सबको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है वो लिखा देता हूँ फिर से, चलिए आज एक बार, है ना। ये इसका होता है दोस्तों, ये आए एक बार फेल हो चुके। तो ये जो y है दोस्तों इसका क्या होता है, 90 डिग्री सेल्सियस होता है। a का कितना हो जाएगा, 110 होता है, e का 120 होता है, b का 130 होता है, f का 155 होता है ना, और h का 180 होता है, ठीक है। और जो अपना c है दोस्तों इसका होता है 180 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो उन्होंने हमें किसका पूछा है, जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए, उन्होंने किसका पूछा है, हमें b का पूछा है। तो दोस्तों यहाँ b का कितना 130 आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे 130 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर लगा देंगे। तो जो कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ओम का नियम लागू होता है। तो दोस्तों ओम का नियम जो अपने ओम भैया है ना, उन्होंने एक नियम दिया होता है, ठीक है। तो दोस्तों ओम का नियम होता क्या है, चलो आपको वही बता देता हूँ पहले। तो दोस्तों ओम का नियम क्या होता है, किसी बंद डीसी परिपथ में क्या होता है, किसी बंद डीसी परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो दोस्तों जो विद्युत धारा होती है वो वोल्टेज के समानुपाती, मतलब जो करंट होता है वोल्टेज के समानुपाती तथा उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला रजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, मतलब कि 1 आई प्रोपोर्शनल 1/r, ठीक है। यानी आर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती तथा वोल्टेज के समानुपाती हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। तो ओम का नियम बोल क्या रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ क्या ओम का नियम लागू होता है, तो ये एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समांतर में जुड़े सेलों की कुल उल्टता क्या होगी। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो अपने घरों की वायरिंग होती है ना, घरों की, इंडस्ट्री की जितनी भी अपने वायरिंग्स की जाती है ना, वो सब काय में की जाती है दोस्तों, पैरेलल, है ना, समांतर क्रम में की जाती है, ठीक है। काय में की जाती है, समांतर क्रम में की जाती है। तो दोस्तों क्यों की जाती है, ताकि हमको जो अपनी 230 वोल्ट की सप्लाई है या फिर 440 जो सप्लाई है ना, जो मोटर होगी 3 फेज उसको क्या मिलेगी 440 मिल जाएंगे, और जो सिंगल फेज होगा उसको 230 वोल्ट मिल जाएगा। तो समांतर में दोस्तों हमेशा V क्या होता है, V है ना, वोल्टेज V बराबर V1 बराबर V2, मतलब कि ऑलवेज टाइम जो समांतर क्रम में वोल्टेज का जो मान होता है सभी को बराबर बराबर ही मिलता है। इसीलिए जो अपना सेलों का समांतर क्रम में जोड़ने से वोल्टेज क्या होगी, जो ई टी बराबर ई, मतलब कि जितना ई टोटल वोल्टेज होगा उतना ही ई, मतलब एक का भी जो होगा वो वोल्टेज उतना ही होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर उपयुक्त होता है। मतलब कि दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा डीसी जनरेटर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों वह कौन सा जनरेटर होता है, अपना शंट जनरेटर होता है, जो क्या होता है दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए महत्वपूर्ण होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हो, एनवीसी रिले निम्न में से किस पर आधारित होता है। एनवीसी नो वोल्ट कॉइल, यह दोस्तों एक मैग्नेट के मतलब कि चुंबकीय रिले होता है, जो क्या होता है चुंबक पर आधारित युक्ति, मतलब कि यह चुंबक पर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होगे, अल्टरनेटर को लोड से जोड़ने पर रोटर का कंपन दोष होता है। मतलब अल्टरनेटर में जो कंपन दोष होता है दोस्तों वह किसके मतलब क्यों, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा बोलना चाह रहे हो। तो हंटिंग दोष होता है उसी को हम कंपन दोष बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, यदि सप्लाई का फेज क्रम परिवर्तित हो जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव आपको देखने मिलेगा। सपोज आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और आपके बॉस ने आपको बोला कि जाइए आर को वाई और वाई को बी में, मतलब कि फेज को चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि जो आपकी 3 फेज मोटरें होती है ना, उसका जो घूमने की जो डायरेक्शन है दोस्तों, है ना, डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों किस पे प्रभाव पड़ेगा, उसका आंसर आ जाएगा अपना
3 फेस मोटर है, ठीक है, जो अपनी मोटर है उनकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी फैक्ट्री या कहीं पे भी फेस क्रम को चेंज करें तो उससे पहले देख लेगी मोटर को कौन से क्रम में पहले से घूम रही, ठीक है, नहीं तो दोस्तों कुछ मतलब घाटा हो सकता है, समझ गए आप, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, एसी परिपथ का कुल अवरोध कहलाता है। तो दोस्तों प्रतिबाधा कहलाता है, जिसको जेड से दर्शाते हैं, जिसकी इकाई ओम होती है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है। विद्युत तापक यंत्रों में ऊष्मारोधी अचालक निम्न में से कौन सा है। तो विद्युत तापक यंत्रों में जो अपना है ना, ये होते विद्युत तापक जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या भरा हुआ होता है, तो उसमें अचालक के रूप में क्या होता है, एस्बेस्टस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप क्या बोल रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से हमें। बोल रहा है कि एक डीसी सर्किट में 10 ओम का प्रतिरोध व 10 हेनरी की कॉइल श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कुल इम्पीडेंस मतलब कि जेड प्रतिबाधा क्या होगी। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि यह एक एसी सर्किट का क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, हमें डीसी सर्किट में बोला है, तो इसमें जो अपना सिर्फ रेजिस्टेंस ही आएगा तो वो कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये हेनरी इसमें, क्योंकि इंडक्टेंस जो होता है दोस्तों डीसी सर्किट में नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 10 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है अपने को। एक 500 वाट 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध होगा, तो दोस्तों प्रतिरोध कितना होना चाहिए, कितना होगा, चलो निकालते हैं इसका आंसर हम, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि अपना जो P होता है ना, V का स्क्वायर अपॉन के R आ जाएगा, ठीक है। तो इसके मान से हम इसको जो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, P कितना दिया, 500 वाट दिया हुआ है, और क्या है अपना V क्या 250 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो दोस्तों R को इधर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमको R निकालना है। तो दोस्तों R बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, V अपॉन के P हो जाएगा, ठीक है। तो V का स्क्वायर था, तो V को हम क्या करेंगे, 2 बार लिख लेते हैं। तो V कितना है, 250 गुणित 250 अपॉन के P कितना 500 दिया है ना, है ना, 500 दिया है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है, और 25 5 125 R मतलब कि रेजिस्टेंस इसका आंसर आ जाएगा, 125 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 125 ओम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 किलोवाट 200 वोल्ट का एक डीसी जनरेटर द्वारा भार को दी जाने वाली करंट का मान मतलब कि IL लोड करंट को निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि इसमें उन्होंने क्या क्या दिया, हम पहले उसे लिख लेते क्या क्या दिया है ना, ये जरूरी है दोस्तों, आपको क्वेश्चन जरूर लिख लेना चाहिए पहले क्या क्या दिया हुआ है मान। तो इसमें मान क्या क्या दिया हुआ है, P कितना दिया है यहाँ पे, P बराबर दिया 2 किलोवाट, तो 2 मतलब कि 2000 आ जाएगा, ठीक है। अपन मतलब वोल्ट कितना दिया है, V कितना दिया है दोस्तों, 200 वोल्ट दिया है। तो आप सबको पता है कि P बराबर क्या होता है, V और I होता है ना। तो हमको क्या निकालना है, ये I निकालना है। तो जब I को हम इधर करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, P ऊपर चल जाएगा, V नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों P यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आपने देख लिया कितना दिया, 2000 अफान 200 कितना आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 10 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आज के थे अपने 25 क्वेश्चन। तो आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा दोस्तों समझाने का तरीका दोस्तों। दोस्तों को भी ये अपना वीडियो शेयर करें और दोस्तों अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं इसी टाइप की डेली 15 से 20 मिनट की वीडियो डालता हूँ दोस्तों, जो दोस्तों आपके नॉलेज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों धन्यवाद।